नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा मानव के विभिन्न तंत्र। इसमें रीट, सीटेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट, बाकी पंजाब टेट वगैरह इनमें से आए हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेने की कोशिश की गई है। वीडियो में टोटल 45 प्रश्न हैं। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। प्री रीड 4 का पेपर कल अपना हो चुका है, आज भी दे सकते हो और कभी भी आप आगे इसको दे सकते हो लेकर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एप्लीकेशन का डाउनलोड कीजिएगा, दे सकते हो। बहुत ही शानदार पेपर था और आप लोगों को निश्चित तौर पे पसंद भी आया। तो बिल्कुल रीट के स्तर का पेपर था, आप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, रीट की टारगेट सीरीज जो है वो चल रही है अपनी, और आज भी उसका दूसरा टेस्ट है। आप उसको आज अगर ज्वाइन करते हो तो आपको दोनों टेस्ट प्लस 8 टेस्ट अपकमिंग में मिलेंगे, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छे पेपर बनाए गए हैं, बिल्कुल रीट के स्तर के हिसाब से वहाँ पे पेपर आपके लिए बनाए गए हैं। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं अपने इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 वीडियो पहले ही मैं बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें अपने 5-6 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं बायोलॉजी के। आज अपना मानव तंत्र का टॉपिक रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में समाप्त हो जाता है, क्या कहलाता है? सबको पता है, इसको लस्सी का संवहन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। यूपी टेट 2013 का ये प्रश्न था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, थाइमोसिन या थायरोक्सिन? तो देखिए, मधुमेह रोग जाहिर सी बात है इंसुलिन से रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर जो वो रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च श्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। ठीक है, उच्च श्वसन का मतलब होता है श्वास निकालने वाली जो वायु होती है। फिर है अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है, श्वास खींचने और श्वास निकालने से संबंधित। सी है अंतः श्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, और डी है उच्च श्वसन की वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। सही कथन अपने को बताना, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन निश्चित रूप से पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही कथन है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। अंतः श्वसन की वायु में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये सभी होते हैं। उस श्वसन में नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और आपकी ऑर्गन व अन्य गैसेज भी होंगी। अब देखिए, नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा यहाँ पे 78% अपन मान सकते हैं। उच्च श्वसन हो या निम्न श्वसन हो, सॉरी उच्च श्वसन हो या अंतः श्वसन हो, 78%। और ऑक्सीजन अंतः श्वसन में 21% लगभग, और आपकी बाह्य श्वसन या सॉरी बाह्य श्वसन जिसको उच्च श्वसन भी बोलते हैं, उसमें 14 से लेकर 16% तक की ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, और अगर बात करें अपन कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अंतः श्वसन में 0.04, और जब अपन बाहर छोड़ते हैं तब अपन 4 से लेकर के 5.3% तक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। थोड़ी सी डिटेल्स थी, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लार का क्या कार्य है? सबको पता है, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, यानी मड को शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य किसका है? लार का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या है? तो देखिएगा, आगे से पीछे की ओर जो क्रम है, सही क्रम, वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तनक, उसके बाद में रदनक, रदनक के बाद में अगर चौड़नक, अगर चौड़नक के बाद में चौड़नक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, आपका सीटेट 2016 का प्रश्न था। अगला प्रश्न, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है? हिंज संधि का, कंदुक खलिका संधि का, श्रोणी संधि का या बद्ध संधि का? तो मित्रों, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जो जोड़ होता है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बद्ध संधि का। ठीक है, बद्ध संधि का रहेगा। सिर और ऊपरी जबड़े के जो जोड़ है वो बद्ध संधि का उदाहरण है। बद्ध संधि के जोड़ स्थिर होते हैं और किसी भी प्रकार की गति नहीं दर्शाते हैं, इसलिए स्थिर जोड़ भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये स्थिर जोड़ है, कोई इसमें गति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य हैं? सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रुधिर को वहन करती हैं। 2 शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। 3 शिराएं रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय तक
हृदय की ओर ले आती हैं। अब देखिए, सत्य कथन बताना है। अब देखने में तो पहला कथन सत्य लग रहा है, क्योंकि शिराएं जो वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को ही लेकर के जाती हैं एक प्रकार से। लेकिन बताना चाहूँगा साथियों, आपकी जो सभी शिराएं दे रखा, सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रुधिर यानी अशुद्ध रुधिर ले जाती हैं, बात सही है। लेकिन एक शिरा ऐसी है, फुफ्फुसीय शिरा, जिसको ठीक है, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी कि शुद्ध रुधिर लेकर के जाती है। तो सभी शिराएं ऐसा नहीं करती, सभी शब्द आने से ये कथन गलत हो गया है। फिर दूसरा, शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, सही बात है। शिराएं रुधिर को विभिन्न, ये भी सही बात है। तो 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। सीटेट 2016 का बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, जब हम क्रोधित, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी सहायता करता है? सबको पता है, एड्रेनलिन हार्मोन रहेगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जी उत्पाद है यूरिया, ठीक है। अगला प्रश्न, दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। 1, इनकी अत्यधिक पतली भित्तियां होती हैं, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। 3, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है जो सतह से के निकट होता है। 4, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन सरलता से गुजर सकता है। उन कथनों को पहचानिए जो दीर्घ रोम के पाचित भोजन के अवशोषित करने योग्य बनाने वाले लक्षण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया था आपका, इसका जो आंसर था साथियों, जो सीटेट, देखिए ये सीटेट 14 में, 12 में, 15 में 3 बार आ चुका है प्रश्न, और इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 3 ये बिल्कुल सही आपके कथन यहाँ पे रहेंगे। एक प्रकार से अपन देखें, उन कथनों को पहचानिए जो दीर्घ रोम को पाचित भोजन के अवशोषित करने योग्य बनाने वाले लक्षण प्रदान करते हैं। ये अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, ये भी सही है। इनकी अत्यधिक पतली भित्तियां होती हैं, ये भी सही है। और इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो सतह के निकट होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूल मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? तो देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, और इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वृक्क, उसके बाद मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और फिर मूत्र मार्ग। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प यानी कि मरोड़ या खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा, बोलते हैं कि इसको क्रैम्प आ गया ना, तो वो किस कारण होता है? ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तित न होना, पाइरूवेट का अल्कोहल में परिवर्तित न होना, अगला है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित न होना, फिर है पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए आरेख में, ये प्रश्न नंबर 13 है, दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों ABCD द्वारा इनकी स्थिति दिखाई गई है। ए, यहाँ पे आपको पहचाननी कौन सी ग्रंथि है? तो साथियों, ए तो देखिए यहाँ पे मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि रहेगी आपकी। बी, यहाँ पे कौन सी ग्रंथि हो जाएगी आपकी? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी निश्चित ही। सी, यहाँ पे आपकी एड्रिनल ग्रंथि, और डी ये वाली जो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि है ना। तो ABCD यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो साथियों इसमें रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और सही अपने को प्रक्रियाओं का सही क्रम बताना है। 1, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर दिए जाते हैं। 2 है, मूत्राशय में संचित मूत्र मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। 3, मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। 4 है, उपयोगी पदार्थों को रुधिर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। 5 है, उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रुधिर निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है।
तो सबसे पहले कौन सा कथन आएगा, देखिए सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, यही आपको यहाँ पे बताना था। तो सबसे पहले एक प्रकार से जो है वो आपका हानिकारक, उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थों से युक्त रुधिर निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। सबसे पहले तो यही कार्य होगा, तो पांचवा सबसे पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद में कौन सा कार्य होगा, उसके बाद में साथियों आपका कार्य होगा उपयोगी पदार्थों का रुधिर में पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, तो चौथा ऑप्शन आएगा। इसके बाद में देखिए कौन सा होगा, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, ये होगा। और इसके बाद में होगा मूत्रवाहिनी से मूत्र मूत्राशय में पहुंच जाता है, और यहाँ से पहुंचने के बाद, ठीक है, 1 मिनट, 1 आएगा है ना, 1, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 2। मूत्राशय में पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका उत्तर इसका रहेगा, 5 4 1 3 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंपली। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। अग्नाशय होगी, जिसकी अग्नाशय की जो इंसुलिन हार्मोन है वो जो नियंत्रित करता है मधुमेह को। तो निश्चित ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और जो लैंगरहैंस की जो आपकी बीटा कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि यानी रोग से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। थायराइड ग्रंथि होगी, सिंपल सी बात है। अगला आपका प्रश्न, मानव शरीर में सुधांत्र यानी छोटी आंत, वृद्धांत्र यानी बड़ी आंत की लंबाइयों का अनुपात क्या है। अगर देखिए छोटी आंत के अपन माने तो 22.5 फीट के आसपास अपनी रहती है। ठीक है, क्योंकि 6 से 7 मीटर लंबी होती है, तो 7 मीटर लें तो 22.5 फीट अपना लगभग बनता है। और इसका अनुपात अपने को निकालना है 2-2.5, एक प्रकार से 1.5 मीटर या 1-1.5 मीटर, जो औसतन एक प्रकार से आपकी लंबाई होती है बड़ी आंत की। तो छोटी आंत की 22.5 और इसकी अपन 1.5 अगर मान लें मीटर में, यानी कि 5 फीट अगर अपन मान लें, इसकी सामान्यतः 5 फीट मान करके चलें, इसको 25 मान लें, तो 25/5, क्योंकि यहाँ से 4 पॉइंट समथिंग बनेगा और इधर 1 बनेगा, काटेंगे तो यहाँ से तो आपका 4.5 के पास जा रहा है, यानी 5:1, यही आपका सही उत्तर जो है वो रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियों की आवश्यकता या कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। तो 2 पेशियां कार्य करती हैं, ऑप्शन ए सही होगा। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 प्रकार की पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये एगोनिस्ट, एक का नाम क्या है, एगोनिस्ट और एगोनिस्ट व एटगोनिस्ट पेशियां होती हैं। ठीक है, एगोनिस्ट जो पेशियां हैं, एगोनिस्ट पेशियां काम करने वाली होती हैं, जबकि चोट को रोकने और हड्डियों की हलचल को नियंत्रित करने के लिए एटगोनिस्ट मांसपेशियां होती हैं। यानी कि अगर कहें तो एटगोनिस्ट जो है वो एगोनिस्ट के विपरीत कार्य करती हैं, विरुद्ध कार्य करती हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, वह गैस जो रुधिर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है तथा जिससे दम घुटता है, निश्चित ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों को सही क्रम में दर्शाना है आपको। तो देखिए सबसे पहले मुंह, उसके बाद ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर जो है वो साथियों रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पीत रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। तो अग्नाशय रहेगा। एक अग्नाशय वाहिका होती है साथियों। ठीक है, अग्नाशय वाहिनी अपन मान लें, अग्नाशय वाहिनी जो कि पित्तरस को पित्ताशय में पहुंचाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, एड्रिनलिन हार्मोन है, ये सीटेट 2011 का प्रश्न है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन यानी कि सामंजस्य में शरीर की सहायता करता है, और यही एड्रिनलिन हार्मोन भी है। तो इसका तो सीधा सा उत्तर ऑप्शन ए ही आपका जो वो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, रीट की जो टारगेट सीरीज़ है वो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वाकई में
बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां आपका और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी अपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आप अगर लेना चाहते हैं तो यही सही समय है। इसके बाद में तो देखिए समय कम बचेगा एग्ज़ाम में, अभी 20-22 दिन हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, नोट्स लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास है और ज़्यादा पास आती जाएगी तब इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी आप लेकर के जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करें, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 23वां आपका प्रश्न है कि मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है ग्लाइंडिंग संधि, हिंज संधि, सैडल संधि या धुराग्र संधि। तो इसमें साथियों कौन सी संधि होगी आपकी? इसमें आपका सैडल संधि होता है। ठीक है, सैडल संधि जो है एक प्रकार से अपन जो कंदुक खलिका संधि होती है, सैंडल संधि, सैंडल नहीं, सैडल संधि कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि के समान ही एक संधि है। हालांकि कंदुक खलिका संधि में चारों तरफ गति हो पाती है, लेकिन इसमें चारों तरफ गति जो वो नहीं हो पाती है, और इसमें जो बॉल और सॉकेट होता है वो कम विकसित होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रकार से अंगूठा घूम तो पाता है लेकिन चारों तरफ से सही प्रकार से नहीं घूम पाता। उसका कारण है कि ये कंदुक खलिका संधि के समान जरूर लेकिन इतना विकसित नहीं है, तो सैडल संधि यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रुधिर का वह घटक जो संपूर्ण रुधिर वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है वह कौन सा है? एंटीबॉडी, हिपेरिन, थ्रोम्बिन या हीमोग्लोबिन? तो हिपेरिन इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, हिपेरिन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लैंगरहेंस की द्वीपिकाएँ किसमें पाई जाती हैं? ये साथियों अग्नाशय में पाई जाती हैं, जिसकी बीटा सेल से, बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, क्या बोलते हैं साथियों? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को अपन बोलते हैं साथियों स्नायु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। लिगामेंट्स भी जिसको कहते हैं। ठीक है, ऊतक हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक आधा प्रश्न आया हुआ तो उसको देखने में भी कोई बुराई नहीं है। अगला, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? कर्ण पल्लव पेशियां, कर्ण पल्लव क्षुधांत्र या दांत? तो कर्ण पल्लव पेशियां इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा जो अक्कल दाढ़ होती है, निमेषक पटल होता है, आपकी पुंछ कशेरुकाएं जो होती हैं वो मनुष्य में क्या है, आपके अवशेषी अंग के अंतर्गत ही आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं है? पसलियाँ, उदर पेशियाँ, डायफ्राम या लेरिंग्स? लेरिंग्स जो वो नहीं है क्योंकि एक प्रकार से बोलने के काम में आएगा। तो ऑप्शन डी निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है, स्वर यंत्र है आपका लेरिंग्स। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रुधिर स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये साथियों आपका प्राप्त होता है प्लेटलेट्स से। प्लेटलेट्स ही जिम्मेदार होती हैं रुधिर के स्कंदन के लिए। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रुधिर में उपस्थित के कारण रुधिर का थक्का बनता है, किसकी उपस्थिति के कारण? पट्टिकाणु को ही अपन प्लेटलेट्स या आपकी जो है प्लेटलेट्स या रुधिर कणिकाएं जो इसको अपन बोलते हैं, तो प्लेटलेट्स या रुधिर कणिकाएं या पट्टिकाणु भी इनको बोला जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग और उनके स्रावित रस के मिलान वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिएगा इस प्रश्न में सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले अपने को ए वाले में दे रखा आमाशय, इधर तो आपके अंग दे रखे हैं और इधर जो रस उनसे स्रावित होते हैं वो दे रखे हैं। आमाशय से जठर रस स्रावित होता है, आमाशय रस को ही जठर रस साथियों कहा जाता है। ठीक है, यकृत तो आपका पितरस से संबंधित है, तो पितरस से संबंधित हो जाएगा। अग्नाशय रस स्रावित होगा, सिंपल है। और छोटी आंत से आंतरीय रस स्रावित होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए ही बन जाएगा सीधा सीधा। ए में 2 आ जाएगा, बी में 3 आ जाएगा, सी में आपका 1 आ जाएगा और डी में 4। ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जठर रस में होते हैं रीट 2016 में बोनस मिला हुआ प्रश्न है, क्यों बोनस मिला बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली सही नहीं है, क्योंकि जठर रस जो है वो आमाशय रस यानी आमाशय से स्रावित होता है। अब आमाशय जो है, आमाशय रस को ही क्या बोलते हैं? जठर रस कहा जाता है, जठर
रस कहा जाता है। इसमें केवल 2 एंजाइम होते हैं साथियों जठर रस में, एक तो होता है आपका पेप्सिन और एक होता है आपका रेनिन। पेप्सिन और रेनिन 2 ही एंजाइम होते हैं, ठीक है। पेप्सिन जो वो प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है प्रोटीन। और रेनिन जो है वो केसिन को पेरा केसिन में बदलता है, केसिन को पेरा केसिन में बदलता है कौन, आपका रेनिन, ठीक है। तो ये जो पेप्सिन और रेनिन ये दोनों तो आपके क्या करेंगे, जो वो आमाशय रस में होंगे, लेकिन लाइपेज नहीं पाया जाता, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपको एक तो ट्रिप्सिन नाम दे रखा है, एक लाइपेज नाम दे रखा है। तो जो ये लाइपेज है और ट्रिप्सिन है ये साथियों अग्नाशय रस में है। किस में है, आमाशय में नहीं, अग्नाशय रस के भाग हैं, अग्नाशय रस के एंजाइम ये रहेंगे, ठीक है। जिसमें आपका जो एक प्रकार से आपका जो लाइपेज है ये वसा को, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित करता है, ठीक है, मोनोग्लिसराइड में, वसा को मोनोग्लिसराइड या वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान में रखिएगा। और ट्रिप्सिन का जो कार्य है वो क्या है, वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। ट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन को ही पेप्टाइड में बदलता है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बता दिया आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे, वैसे तो 1 माना था पहले तो, लेकिन बाद में इसमें बोनस दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, गेस्ट्रिन करता है पित्ताशय संकुचन का संदमन, जठर क्रिया का संदमन, जठर स्रावण का प्रेरण। तो जठर स्रावण यानी कि आमाशय रस को प्रेरित करने के लिए गेस्ट्रिन का यही कार्य, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, रेशेदार उत्तक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है वह क्या कहलाता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, पहले भी ये प्रश्न आया है, इसको अपन लिंगामेंट यानी कि स्नायु कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, वसा को ग्लूकोज में, या प्रोटीन को ग्लूकोज में। तो देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, इसलिए ग्लूकोज की मात्रा रुधिर में नहीं बढ़ पाती है और अपन मधुमेह रोग के शिकार नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसलिए किसी को अगर मधुमेह रोग है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये जो अग्नाशय की लैंगरहिंस द्वीपिकाएँ होती हैं उसकी बीटा सेल से जो वो स्रावित होता है। अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स 2 प्रकार की सेल्स इसमें होती हैं। बीटा सेल्स से आपका इंसुलिन स्रावित होता है, अल्फा सेल से ग्लूकेगोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है, तो ये लैक्टिक एसिड है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका उत्तर होगा। ये भी रिपीट हुआ प्रश्न। देखिए काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। और साइंस में अपने मैटर से बाहर आ ही नहीं सकता, उसका कारण ये है कि अपन ने छोड़ा ही नहीं है। अपने राजस्थान बोर्ड की किताबों को कर लिया, अभी सीटेट जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो भी अपने इन प्रश्नों के साथ कंप्लीट हो रही हैं। अपने टॉपिक वाइज प्रश्नों को निकाल दिया, पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल कर सकते हैं आप वहाँ से। 51 मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको दे दी है, इसके अलावा आप ऑनलाइन भी उनको दे सकते हैं। तो इतना सारा मैटर किसी कोचिंग ने भी आपको नहीं दिया, ठीक है। तो और यूट्यूब पे सारा का सारा बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल है आपके लिए। तो निश्चित ही साथियों साइंस में इससे बाहर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं आएगा। 37वां बहरहाल अपना प्रश्न कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिक अम्ल पक्षी और सर्प का साथियों रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, यूरिक अम्ल। बाकी आपका जो मेढक और मनुष्य, ठीक है, मेढक और मनुष्य जो दिया गया है ये यूरिया, ठीक है, मूत्र के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो मेढक और मनुष्य के लिए यूरिया सही रहेगा। अमीबा और तारा मछली ये दोनों के दोनों अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, किसका, अमोनिया का, याद रखिएगा। मेढक और मनुष्य यूरिया का, पक्षी और सर्प यूरिक एसिड का, और अमीबा और तारा मछली अमोनिया, अमीबा से अमोनिया याद रख सकते हो। अगला, एक एपिथीलियमी उत्तक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से जुड़ी हुई होती हैं, मानो पास पास सटे हुए टाइल लगे हों, पाया जाता है आमाशय की भीतरी सतह पर, अंडाशय की बाहरी सतह पर, गालों की भीतरी सतह पर, या फेलोपियन नलिका के भीतरी भाग पर। तो देखिए फेलोपियन ट्यूब आपको पता है जहाँ निषेचन की क्रिया होती है वही आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका
आमाशय के भीतरी सतह पर। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग में बनता है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक ऊतक। तो देखिए संयोजी ऊतक जो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा विभिन्न ऊतकों या अंगों में परस्पर को आपस में जोड़ता है। यह कुल शरीर भाग का लगभग 30% जो है वो एक प्रकार से संयोजी ऊतक ही आपके होते हैं। 40वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति के लाल रुधिर अणु यानी आरबीसी में ए और बी एंटीजन है, तो इनमें सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? थोड़ा सा लिख देता हूँ सारा कुछ आपको, रुधिर वर्ग, ताकि रुधिर वाला आपका रिवाइज हो जाए। इधर रुधिर वर्ग, इधर अपन एंटीजन लिख लेते हैं, एंटीजन, और इधर अपन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए रुधिर वर्ग ए है आपका, तो उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इसको स्मॉल से लिखते हैं अपन, हाँ जी, ए और बी। रुधिर वर्ग बी है तो उसमें एंटीजन तो आपका बी पाया जाएगा। ठीक है, और एंटीबॉडी आपकी ए पाई जाएगी। वहीं रुधिर वर्ग अगर ए बी की बात की जाए तो इसमें ए व बी दोनों एंटीजन आपके पाए जाते हैं। सॉरी, एंटीजन को तो कैपिटल में लिखा जाता है, माफ़ी चाहूँगा मित्रों, माफ़ी चाहूँगा, ए बी, और यहाँ पे आपका ए व बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे और एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, उसी प्रकार रुधिर वर्ग अगर ओ है तो उसमें एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी ए व बी दोनों होती हैं। तो ये थोड़ी सी सारणी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपका एंटीजन ए बी, एंटीजन ए बी का मतलब रुधिर वर्ग कौन सा है? ए बी रुधिर वर्ग है। और ए बी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी होती है क्या? नहीं होती, तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। यूपी टेट 2013 का बहुत ही शानदार प्रश्न। अगला प्रश्न, कौन सी रुधिर कणिका रुधिर में सहायक है? कौन सी रुधिर कणिका रुधिर में, रुधिर स्कंदन में सहायक है ना, ये सही नहीं लिखा गया, रुधिर स्कंदन। कौन सी रुधिर कणिका रुधिर स्कंदन में सहायक है? फिर से रिपीट हुआ प्रश्न है। प्लेटलेट्स रहेंगे, बिंबाणु जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, पट्टिकाणु भी जिसको अपन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन एक अचल संधि यानी जिसमें हलचल नहीं हो सकती? सिर व गर्दन के मध्य धुरागर संधि, तो धुरागर संधि में तो बिल्कुल निश्चित रूप से हलचल होती है। कोहनी की कब्जा संधि, बिल्कुल, अगर कोहनी की कब्जा संधि में हलचल नहीं होगी तो अपन हाथ को हिला ही नहीं पाएंगे। सी है कपाल की अस्थियों के मध्य की संधि, जो खोपड़ी अपन कपाल की अस्थियों की संधि, उनके मध्य कोई भी हलचल नहीं होती, अगर हो जाती है तो दिमाग ही खराब हो जाएगा आदमी का। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हुआ। और कंदुखलिका संधि चारों तरफ गति कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग है, तो ध्यान में रखिएगा, मानव शरीर में परासरण नियंत्रित करने वाला अंग जो है वो वृक्क है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, वृक्क उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग और यहाँ पर मूत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त अम्लीयता, क्षारीयता बनी रहती है। और यहाँ पे आपका आंसर जो वो ऑप्शन नंबर सी वृक्क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन की संघटक धातु है, हीमोग्लोबिन की संघटक धातु लोहा ही है। ऑप्शन नंबर डी सीधा सा उत्तर। एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र, हालांकि बीमारी रोग वाले पार्ट का, लेकिन तंत्र की बात की गई है तो प्रतिरक्षा तंत्र इससे प्रभावित होता है। ये आपका आरटेट 2011 का प्रश्न। तो साथियों ये थे आपके क्वेश्चंस, 45 प्रश्न थे आपके मानव के विभिन्न तंत्रों से संबंधित। और उम्मीद करूंगा इन 45 प्रश्नों में आपका अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा। फिर भी किसी प्रश्न में आपको डाउट लगता है कि सर इसका ये आंसर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसके ऊपर ज़रूर डिस्कस कर लेंगे बाद में अगले वीडियो में। और उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ अपनी चल रही हैं, सब्जेक्ट वाइज हो, साइंस की, साइको की, हिंदी की, है ना, मैथमेटिक्स की, और अपने टारगेट सीरीज चल रही है। प्री रीड की आपको बहुत अच्छी पसंद आई, तीसरा और चौथा प्री रीड तो आपको बहुत ही शानदार पसंद आया है। प्री रीड 5 अगर लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि लेना नहीं लेना, मतलब प्री रीड 5 करवाना है या नहीं करवाना, कमेंट कर दीजिएगा। वो भी ऐसा ही बनाएंगे अगर
आपको लेना है। तो ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।